जब से शहरियत तरमीमी कानून CAA नाफिज करने की बात चली है, मुल्क के कई हिस्सों में एक बार फिर एहतजाज शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर हम कागज नहीं दिखाएंगे की पोस्ट भी ट्रेंड कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मुसलमान CAA को लेकर क्यों खौफजदा हैं, वो भी जब मरकजी हुकूमत बार बार कह रही है कि इस कानून का हिंदुस्तानी मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही उनका कोई हक छीना जाएगा। और पूरी भ्रांति फैलाई कि CAA से देश से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से एक बार अनेक बार कर चुका हूँ, फिर से एक बार स्पष्टता करना चाहता हूँ, इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। CAA नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। आज हम शहरियत तरमीमी एक्ट CAA के पेचीदा और मुतनाज़ा मसले और हिंदुस्तानी मुसलमानों की शहरियत के हुकूक पर इसके असरात का जायज़ा लेते हैं। सैयद अकमल रज़वी कर्नाटक हाई कोर्ट के एक मुमताज़ वकील और इंसानी हुकूक के कारकुन इस मामले पर अपनी बसीरत पेश कर रहे हैं, अहम खदशात को दूर करते हुए, और हिंदुस्तान में मजहबी शनाख्त, शहरियत और सियासी पहलुओं पर रोशनी डालते हैं और कुछ अहम सवालात की बारीकियों को तलाश करते हैं। अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा खदशात हैं और बहुत सारे लोगों को ये इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल NRC और अब जो रीसेंट CAA के रूल्स को नोटिफाई किया गया है गज़ेट के अंदर, उसके ताल्लुक़ से काफ़ी खदशात हैं। देखिए, जब हिंदुस्तान का आइन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर सिटीज़नशिप के ताल्लुक़ से ये कहा गया था कि जो शख्स भी हिंदुस्तान का मुकीम है वो ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीज़न है। लेकिन आइन ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि सिटीज़नशिप को किस तरह हुकूमत देगी और किस तरह उसको ख़त्म करेगी, इसका सारे कानून हिंदुस्तान की हुकूमत बनाएगी। तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान में कानून बनाता है। पार्लियामेंट ने 1955 में इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट बनाया। आप सबको मालूम है कि इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट के मुताबिक जो शख्स भी 1987 1 जुलाई 1987 से पहले हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, चाहे किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, उसका हिंदुस्तान में पैदा होना हिंदुस्तान की सिटीज़नशिप के लिए काफ़ी है। 1987 से लेकर 2004 तक उसके दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का हिंदुस्तान में पैदा होना ज़रूरी था, यानी कि उसके माँ या बाप कोई एक अगर इंडिया का सिटीज़न है तो वो भी सिटीज़न करार दिया जाएगा। 2004 के अमेंडमेंट के बाद दोनों माँ और बाप हिंदुस्तान के शहरी होना ज़रूरी है। तो ये बेसिक कानून है जहाँ तक इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट का ताल्लुक़ है। इसके अंदर कुछ मसाइल हुए, उसकी तारीख़ ये है कि कुछ आज़ादी के वक्त के ऊपर जो ख़तरनाक हालात हुए थे, कुछ लोग हिंदुस्तान आ गए थे। फिर 1971 में बांग्लादेश की जंग हुई और बांग्लादेश की जंग में बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदुस्तान, खुसूसन आसाम आ गए थे। आसाम में इतने ज़्यादा लोग आ गए थे बांग्लादेश के कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन हिंदुस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और उन बांग्लादेशियों के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तान में आ गए थे, उन्होंने एहतजाज किया। काफ़ी वहाँ पर टेररिज्म हुआ, तशद्दुद हुआ। उसके बाद 1985 में एक एकॉर्ड बना जिसको आसाम एकॉर्ड कहा जाता है। उस एकॉर्ड के मुताबिक बेसिकली 1971 से पहले जो भी हिंदुस्तान को आए हैं, अगर वो 1971 से पहले ये साबित कर दें कि वो हिंदुस्तान में आके मुकीम थे, तो उनको शहरियत देने की बात हुई थी। उसके तहत फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स एक्ट बना, उसके तहत इंक्वायरी हुई और हम सब जानते हैं कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एक बाकायदा सेंसस हुआ जिसके अंदर सिटीज़नशिप को डिक्लेयर किया गया। हम ये भी जानते हैं कि 19 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं निकले और उनको फॉरेन ट्राइब्यूनल्स एक्ट के तहत वहाँ के ट्राइब्यूनल्स ने ये फ़ैसला दिया कि ये हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं। इस दौरान में हुकूमत ने डिटेंशन सेंटर्स बनाए आसाम के अंदर। तकरीबन 6 डिटेंशन सेंटर्स वहाँ पर
राइट नाउ हैं और 3000 से ज़ायद लोग उन डिटेंशन सेंटर्स में बंद हैं। इसलिए कि एक मरतबा अगर ये डिक्लेयर हो जाता है ट्राइब्यूनल से कि आप हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं, तो कानून के मुताबिक आपको या तो जिस मुल्क से आप आए हैं उस मुल्क को वापस भेजना है या आपको डिटेंशन सेंटर में रखना है। बांग्लादेश ने ऐलान किया कि ये लोग जिनको आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं, ये बांग्लादेश के सिटीजन्स नहीं हैं, तो इसलिए ये सवाल ही नहीं था कि हिंदुस्तान उनको डिपोर्ट कर सकता। तो चुनाचे ये हुआ कि हिंदुस्तान उनको डिपोर्ट नहीं कर सकता। ट्राइब्यूनल्स के अंदर उनका ये डिक्लेयर हो गया कि वो हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं और डिटेंशन सेंटर्स के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि 19 लाख लोगों को रखा जा सके। हैरत की बात यह है और सबसे परेशानी यहाँ की हुकूमत को ये हुई कि ज़्यादातर 19 लाख लोगों के अंदर हिंदू हैं जिनको फॉरेन ट्राइब्यूनल्स ने कहा कि ये हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं। ये सिचुएशन था जिसके अंदर मौजूदा हुकूमत जो भारतीय जनता पार्टी की है, इन्होंने इनके मैनिफेस्टो में ऐलान किया था कि जो लोग बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से गैर मुस्लिम हैं, यानी कि जिनका ताल्लुक़ 6 मज़ाहिब से है, यानी सिख, हिंदू, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट और जैन्स, इन लोगों को अगर ये 2014 से पहले हिंदुस्तान को आए हैं तो इनको शहरियत दी जाएगी। तो अब उन्होंने ये रूल्स नोटिफाई नहीं किए थे, लेकिन अब उन्होंने रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स कोई सबमिट करता है, बशर्ते कि वो मुसलमान न हो, यानी कि जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि 6 मज़ाहिब हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीस। इन लोगों के अगर ये उन 6 मज़ाहिब में से किसी से उनका ताल्लुक़ है तो वो CAA के तहत अप्लाई कर सकते हैं और उनको हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी। तब सवाल ये है कि मुसलमानों को इससे क्या तकलीफ़ है? मुसलमानों से जो रीसेंट CAA के रूल्स नोटिफाई हुए हैं, बज़ाहिर मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि इन 3 ममालिक में, यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 ममालिक के अंदर हिंदुओं के ऊपर ज़्यादती हुई है, यानी गैर मुस्लिमों पर ज़्यादती हुई है इन 6 मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ, इसलिए उनको हिंदुस्तान की शहरियत देनी चाहिए। अब इसके ख़िलाफ़ सारे पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए, तकरीबन 200-250 पिटिशन्स दायर हुए हैं और ये पिटिशन्स की सुनवाई 19 तारीख से शुरू होने वाली है। पिटिशन्स के अंदर जो चैलेंज किया गया है उसको इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया है कि हिंदुस्तान का आईन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बोलता है कि कोई सा भी कानून फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जा सकता, और अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ बनाया जाता है तो उसको अदालतें गैर आईन यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती हैं। आर्टिकल 25 जो है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि कोई सा भी कानून मज़हब की तफरीक़ की बुनियाद पर नहीं बनाया जा सकता। तो ये कानून सिर्फ़ इन 6 मज़ाहिब को एक्सेप्ट करता है, लेकिन मुसलमान चाहे उनके ऊपर कितना ही जुल्म हुआ हो, मसलन काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, इसी तरीके से श्रीलंका में तमिलियंस के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है और बहुत सारे रेफ्यूजीज़ तमिलनाडु में आज मौजूद हैं जो तमिलियंस हैं, जो श्रीलंका से रेफ्यूजी बनकर हिंदुस्तान आए हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान में हज़ारा कौम एक है, उसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। पाकिस्तान में अहमदिया के ऊपर काफ़ी जुल्म हुआ है। तो ये लोगों को आप अलग रखते हैं, लेकिन आप हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, इनको सिटीज़नशिप देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। ये आइन के ख़िलाफ़ है। इस बुनियाद के ऊपर इसको चैलेंज किया गया था कि आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। तमिलियंस जो तमिलनाडु में हैं, रोहिंग्या जो हिंदुस्तान आए हैं, या हज़ारा जो अफ़गानिस्तान में जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो अहमदिया के साथ हुआ है, इन लोगों को आप
الگ نہیں کر سکتے، اس بنیاد پر اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ ہندوستانی مسلمان جو صدیوں سے ہندوستان میں آباد ہیں، بظاہر ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس نئے CAA کے نوٹیفیکیشن میں، لیکن آپ اس بات کو نہ بھولیں کہ انڈین سٹیزنشپ ایکٹ کے اندر ترمیم کے بعد نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز بنایا گیا ہے، یعنی NRC، اور NRC کے اندر آپ کو رجسٹر کروانے کے لیے وہی طریقہ کار اپنایا جانے والا ہے، غالباً کوئی قانون تو آیا نہیں ہے ابھی، جو آسام میں اپنایا گیا۔ اگر نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز بنتا ہے تو اس کے اندر کیا ڈاکیومنٹس پوچھیں گے، ان ڈاکیومنٹس کی موجودگی، کیونکہ مسلمان کافی بے خیال ہیں ڈاکیومنٹس کو صحیح طریقے سے رکھنے میں، وہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ فی الحال تو نہیں معلوم کہ کون سے ڈاکیومنٹس کو حکومت نوٹیفائی کرے گی، جن کی بنیاد پر ہندوستان کی حکومت یہ ڈکلیئر کرے گی کہ آپ ہندوستان کے سٹیزن یعنی شہری ہیں یا نہیں۔ تو یہ مسائل ہیں، اور ڈیٹینشن کا خطرہ ہمیشہ رہا ہے۔ ڈیٹینشن سینٹرز BJP کی حکومت نے پورے ہندوستان میں بنوانے کی ہدایت ہر ریاست کو دی تھی۔ کچھ ریاستوں نے بنایا ہے، کچھ ریاستوں نے نہیں بنایا ہے، یعنی کچھ اسٹیٹس نے ڈیٹینشن سینٹرز بنائے ہیں، کچھ نے نہیں بنائے ہیں۔ لیکن خطرہ بہرحال یہی ہے کہ اگر BJP کی حکومت، جس کا طریقہ کار پولرائزیشن ہی لگتا ہے، وہ پولرائزیشن کے تحت اگر کوئی ایسا قانون بناتی ہے جس کے تحت جو ڈاکیومنٹس وہ بتائے گی کہ یہ کمپلسری ہوں گے رجسٹر کرنے کے لیے، اگر وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئے یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہوئی یا فرق رہا، تو ہندوستان کے مسلمانوں کے تھوڑا سا ایکسپلائٹیشن کا ایک اندیشہ ہے، ستائے جانے کا اندیشہ ہے۔ تو لہذا ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہمارے ڈاکیومنٹس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ کوئی دھیان نہیں دیتا ہے، اس کی نام کی اسپیلنگ ہر ڈاکیومنٹ میں الگ دیکھی گئی ہے، والدین کی اسپیلنگ الگ دیکھی گئی ہے، ایڈریسز جو ہیں ہر ڈاکیومنٹ کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ان چیزوں پہ دھیان دیں۔ جو بیسک ڈاکیومنٹس ہیں، یعنی کہ آپ کا آدھار کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، راشن کارڈ ہے، ان سب کے اندر اپنے ناموں کو صحیح طریقے سے ٹھیک کروائیں۔ اسی طریقے سے آپ کے اسکول کے سرٹیفکیٹس، کالج کے 10th کا مارکس کارڈ ایک بہت اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے۔ PUC سیکنڈ ایئر کا مارکس کارڈ کرناٹک کی حد تک، اور دوسری جگہوں پہ 12ویں جماعت کا جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، مارکس کارڈ ہوتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ کے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹس کا بھی امپورٹنس ہوتی ہے۔ یہ سارے ڈاکیومنٹس کو غور سے ایک فائل، گھر کے ہر فرد کو الگ ایک فائل بنانی چاہیے، اور اس فائل کے اندر ان سارے ڈاکیومنٹس کو رکھ کر پہلے اس کو چیک کریں کہ اس کے اندر سارے نام اور سارے ڈیٹیلز ایک دوسرے سے میچ بھی ہونے چاہیے اور کریکٹ بھی ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو اس کی کارروائی کیجیے۔ کورٹ کے ذریعے آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اپنے ایڈوکیٹ سے اس کے بارے میں بات کیجیے، اور اپنے برتھ سرٹیفکیٹ اور اپنے والدین کے یا اپنے بزرگوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو حاصل کر کے اس کو بھی اپنے ڈاکیومنٹس کا حصہ بنائیے۔ گھر کے ہر فرد کی الگ فائل ہونی چاہیے جس کے اندر ان سارے ڈاکیومنٹس کو رکھیے، اور پلیز بار بار اس کو چیک کیجیے کہ وہ کریکٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو اپنے ایڈوکیٹ سے یا کسی اور سے کانٹیکٹ کیجیے، اور ان ڈاکیومنٹس کو صحیح کرنے کا طریقہ کار سمجھیے، اور ان ڈاکیومنٹس کو صحیح کر کے رکھ لیجیے۔ رائٹ ناؤ ایسا کوئی خطرہ نئے CAA رول سے نہیں ہے، لیکن ہم کو اس کا احتجاج اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ انہیومن ہے۔ آپ سری لنکا کے ٹیمیلینز جو ایکولی ستائے ہوئے ہیں، یا میانمار سے آئے ہوئے روہنجیا مسلمان جن کے اوپر بھی بہت ظلم ہوا ہے، یا ہزارہ کمیونٹی افغانستان سے، یا پاکستان کی احمدیہ کمیونٹی ہے، ان سب کے اوپر ظلم وہی ہے جو ہندوؤں کو ان ممالک میں ظلم کو سہنا پڑا ہے، اس میں اور اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ظلم اور ظلم میں فرق نہیں ہوتا ہے، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور کل کے روز جو قانون بنانے کی کوشش ہونے والی ہے رائٹ ونگ کی، صرف مسلمانوں کو ستانے کے لیے، اس کے خلاف احتجاج
और आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत है। सिटीज़नशिप का मामला सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट्स के अंदर बहुत कम है। स्टेट्स जो हैं सिर्फ कोऑपरेट करते हैं एनआरसी बनाने में। उनके पास से मरकज़ी हुकूमत जो भी उनको अहकामात देती है उसके मुताबिक उनको हेल्प करना होता है, डिसीजन उनका नहीं होता है। जी, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की है, सबको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इसके ताल्लुक़ से। सीएए का जो प्रेजेंट मामला है उसमें तमिलनाडु को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि ये ज़्यादातर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफ़गानी हिंदू जो ज़्यादातर असम और वेस्ट बंगाल और बिहार में आए हैं उनके ताल्लुक़ से है। तो वहाँ पे वो लोग कोऑपरेट नहीं करने की उन्होंने बात की है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा अगर उन्होंने इस तरमीम को वैलिड ठहराया तो वो पाबंद होंगे कि कोऑपरेट करें। ये जो नया, ये तो सिर्फ एक सीए का अमेंडमेंट जो है वो सिर्फ हिंदुओं को और दूसरे जो मैंने आपसे बताया 5 मज़ाहिब को, उन लोगों के ताल्लुक़ से है। और अब तक की रिपोर्ट तो यही है कि 31,000 लोगों को ही फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि आसाम के अंदर अब तक एक एप्लीकेशन भी नहीं आई है। तो अभी हमको नहीं मालूम कि इसके साथ कैसा होगा, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा यह है कि सब लोग सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसला करता है उसके बाद ही लोग उसकी एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे। ये तो क्रोनोलॉजी है, सबको समझ में आने वाली बात है कि 4 साल तक ये लोग खामोश बैठे रहे, रूल्स को नोटिफाई नहीं किया। इस्लामोफोबिया के जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम सब जानते हैं कि सारे जितने भी हुकूमत के तरीक़ेकार रहे हैं अब तक और जिसको गोदी मीडिया ने एम्पलीफाई किया है, उसके सारे के सारे पोलराइजेशन की तरफ ही हैं। और ये हर इलेक्शन के करीब कोई ना कोई ऐसा कम्युनल काम करते ही हैं, चाहे वो पुलवामा हो पहले या उसके बाद अब इलेक्शन के करीब इन्होंने ये सीएए को नोटिफाई किया है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इस्लामोफोबिया के साथ साथ ये अपनी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है कट्टर हिंदुओं की, उनको खुश करने की एक कोशिश है, इसलिए कि इनका बहुत पहले से वादा था कि जो हिंदू अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं उनको हम सिटीज़नशिप राइट्स देंगे। और वो उनका काफ़ी एक इलेक्शन का मैनिफेस्टो में और फिर एक वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स बोल लीजिए आप, उसकी तरफ है वो, तो उसी की तरफ ये फ़ैसला लगता है कि किया गया है कि उनको इलेक्शन में से मदद हो। वोट बैंक जो है परसेप्शन के ऊपर वोट पड़ते हैं, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। परसेप्शन ये दिया जा रहा है कि ये हम हिंदुओं के सेवियर्स हैं। पूरे दुनिया में अगर हिंदुओं के कोई सेवियर है तो वो बीजेपी और मोदी की सरकार है। तो वो परसेप्शन की जंग के अंदर उनको 31,000 वोटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इन 31,000 वोटों से वो लाखों और करोड़ों वोटों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। तो उसके तहत ये नोटिफाई किया गया है। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ही मिसलीडिंग मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मौजूदा सीएए रूल्स जो नोटिफाई किए गए हैं इनका मुसलमानों से डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है। लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ सकता है जब पूरे हिंदुस्तान का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बने, लेकिन राइट नाउ उसका कोई असर मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नहीं है। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करने का जो काम आपने पहले शुरू किया था उसको तर्क कर दें। करने का तरीक़ा है और करने का काम यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सही रखें। बेसिक डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तवज्जो दें। इनके अंदर आपकी जो स्पेलिंग्स की गलती हो उसको सही करवाएं और इन डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखें। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कोशिश कीजिए कि घर के हर फ़र्द की अलग फ़ाइल हो और उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हों और डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर हर डॉक्यूमेंट को अंदर अलग अलग स्पेलिंग हरगिज़ ना करें। कोशिश करके उसको सही करने का तरीक़ा है, लोगों से रुजू करें जिनको उसका इल्म है और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करें। घबराने की फ़िलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े से जहाँ कहीं भी बेइंसाफ़ी होती है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आपका काम है। तमिलियंस हों जिनके ऊपर श्रीलंका में जुल्म हुआ, रोहिंग्या हों जिनके ऊपर म्यांमार में जुल्म हुआ,
یا افغانستان اور پاکستان میں ہزارہ اور احمدیہ کے اوپر جو ظلم ہوا، ہر قسم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب کا فرض ہے. اس کو یاد رکھیے، اپنے فرض کو نبھائیے، بے انصافی کے خلاف آواز اٹھائیے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ جو بھی کرے گا اچھا ہی کرے گا.